पेट की काफी सारी बीमारियां कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज के कारण होती है। ऑल्दो देखिए अस्थमा है, डायबिटीज है, इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो है नहीं कॉन्स्टिपेशन से, लेकिन कॉन्स्टिपेशन इन जनरल हर तरह के पेशेंट में पाई जाती है। कॉन्स्टिपेशन से अल्सर, अल्सर से कैंसर, ये भी हो सकता है। अब ठीक से अगर न्यूट्रिशन आपके बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो तो योर बॉडी विल बी डेफिशिएंट ऑफ न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से लगभग हर तरह की बीमारी में इम्पैक्ट करता है, इफेक्ट पड़ता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी से। डॉक्टर विश्वरूप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर विश्वरूप, कहते हैं पेट की काफी सारी बीमारियां कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज के कारण होती है, तो कब्ज होने की वजह क्या क्या होती है? देखिए, कब्ज होने की सिर्फ एक ही वजह होती है, वो ये एक सिंपल बात आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पेट के अंदर इंटेस्टाइन में देयर आर गुड बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया की जो तादाद होती है, कॉलोनी होती है, दैट इज अबाउट, उस सारे बैक्टीरिया को उठा के तोलेंगे तो करीब 1.5 किलो का होगा, 1.5 किलो का, ठीक उतना ही जितना कि आपके ब्रेन का वेट है। तो इसीलिए स्टमक को सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है, क्योंकि ब्रेन की बहुत सारी फंक्शनिंग का जो ताना बाना है, जो सारी कंट्रोल रूम है, वो आपका गट है, आपका स्टमक, आपका इंटेस्टाइन है, राइट। और उसमें करीब 1.5 किलो का बैक्टीरिया है। ये जो 1.5 किलो का बैक्टीरिया है, ये आपके ब्रेन को भी चलाता है, स्टमक को भी चलाता है, पूरे बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को भी चलाता है। तो ये तो हुई एक बात। अब क्या है कि ये जो बैक्टीरिया, अधिकतर गुड बैक्टीरियाज होती हैं जो सारे बैलेंस मेंटेन करती है बॉडी का, होम्योस्टेसिस बैलेंस मेंटेन करती है। अब आते हैं आपके सवाल कब्ज पे। ये जो बैक्टीरिया, खासतौर पे जो कोलोन में जो बैक्टीरिया होती हैं, कोलोन के रास्ते में चारों तरफ से, उन बैक्टीरिया का जो फूड होता है, उनका फूड होता है फाइबर। उसी पे वो जिंदा रहती हैं। अब जब आप कुक करके खाने लगते हैं, कुक्ड फूड आप खाते हैं ना सबके सब, तो वो फाइबर 0 हो जाता है। यानी कि आप जब भोजन कर रहे हैं तो आपके शरीर के लिए भोजन कर रहे हैं, लेकिन शरीर के कोलोन में जो बैक्टीरिया है उसको भोजन नहीं दे रहे हैं, यानी कि आप फाइबर नहीं दे रहे हैं। फाइबर उसको देने के लिए आपको कच्चा खाना पड़ेगा, फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स। तो जब आप लगातार सिर्फ कुक फूड खाएंगे कुछ दिनों तक, तब वो जो कोलोन में जो गुड बैक्टीरियाज हैं, जिनका खाना सिर्फ फाइबर है, वो मर जाएंगे और उनकी जगह कुछ ऐसे बैड बैक्टीरिया ले लेंगे जो आपके बॉडी के लिए हानिकारक है। ये वाले जो बैक्टीरियाज हैं, वो कॉलोनी बनाते हैं और वही कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर देते हैं, चिपचिपाहट क्रिएट कर देते हैं, और उसके बाद आपको कॉन्स्टिपेशन आता है। तो कॉन्स्टिपेशन का कारण बड़ा सिंपल है, और वो ये कि आपके कोलोन के बैक्टीरिया को आपने खाना नहीं दिया, यानी कि रॉ फाइबर नहीं दिया, तो बदले में जो एनिमी बैक्टीरिया वहाँ पे पनप गए और वो स्टिकी होते हैं, वो खाना वहाँ चिपका देते हैं, और जिससे आपके लिए स्टूल पास करना मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज द होल आइडिया। कब्ज से बचने के लिए क्या करें? ये जो अभी मैंने बताया उसी में आंसर छुपा है। कब्ज से बचना हो तो वो जो आपके कोलोन में गुड बैक्टीरियाज हैं, उनको खाना भोजन दो। उनका भोजन है फाइबर। ये फाइबर कहाँ से आ सकता है? सिर्फ 2 चीजों से आ सकता है, फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जी और फल। तो आप अपने दिन का कम से कम 50% डाइट फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल का लो, जिसमें फ्रूट जूस भी हो सकते हैं, स्मूदीज भी हो सकते हैं, कोकोनट वाटर भी हो सकता है, जिसमें कुछ नट्स हो सकते हैं, स्प्राउट्स हो सकते हैं, राइट। तो या फिर वेजिटेबल सूप भी हो सकता है। तो इस तरह जो हम अपने DIP डाइट में जो हम बोलते हैं, तो आप अपने पूरे दिन का अगर 50% डाइट भी रॉ रखेंगे, जैसे DIP डाइट में करते हैं कि 12 बजे तक सिर्फ फल में रहना होता है, लंच और डिनर से पहले कच्ची सलाद 300-400 ग्राम खाना होता है, और डेयरी प्रोडक्ट जो कि गुड बैक्टीरिया का दुश्मन है, उसे छोड़ देना होता है। जब आप ये करेंगे तो अगर तो आपको कब्ज नहीं है तो कब्ज होगा नहीं, और कब्ज अगर है तो हमने देखा है इट टेक्स अबाउट 3 days ऑन DIP डाइट टू क्योर द कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि 3 दिन ही लगते हैं, 3 से 4 दिन लगते हैं जो हमारे बैक्टीरिया की कॉलोनी को चेंज करना। बैड बैक्टीरिया को मर जाते हैं इट्स ओन डेथ। जब खूब सारा फाइबर कोलोन से निकलेगा तो दीज आर द एनिमी ऑफ द बैड बैक्टीरिया, वो मरने लगेंगी, और जो थोड़ी बहुत गुड बैक्टीरिया फिर भी बचे थे वो फाइबर खा के अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेगी। पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए सिर्फ 3 से 4 दिन लगते हैं हमारे गट बैक्टीरिया के पॉपुलेशन को, और उसके 3-4 दिन के अंदर आप देखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन से क्लियर कट रिलीफ मिल सकता है या मिल जाता है।
अक्सर लोग फेना या सनाए पत्ती का यूज करते हैं कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, तो आपका क्या कहना है, क्या ये लेना उचित है या नहीं? देखिए कई तरह के पत्ते जब हम चबा के खाते हैं तो उससे कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ डेफिनेटली मिलता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा व्हाट इज इफेक्टिव ऑन यू, बट ये है कि इन तरह के पत्तों से कॉन्स्टिपेशन रिलीफ मिलता है और कई बार तो लूज मोशन भी हो जाता है। तो टेम्परेरी पीरियड के लिए ले लिया और उससे कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिल गया, तो ये ठीक बात है। इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हम बोलते हैं अपने पेशेंट्स को कि अगर डीआईपी डाइट से भी 3-4 दिन में कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा या जिद्दी कॉन्स्टिपेशन है, तो एक रामबाण है आंवला। आपने 7-8 आंवले लिए, उसे कूटा अच्छी तरह से और निचोड़ के उसका जूस निकाला, ताज़ा जूस 100 ml 1 कप या आधा कप, और उसको खाली पेट पी लिया। पहले दिन पिया, दूसरे दिन खाली पेट पी लिया, तीसरे दिन खाली पेट पी लिया। श्योरली बाय 4th डे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन खत्म, लूज मोशन चालू, यानी कि आपने फिर आंवला को डिसकंटिन्यू कर दिया। तो जब डीआईपी डाइट से बात नहीं बने तो कई लोग पत्ते चबाते हैं, साथ में हम बोल भी देते हैं पत्ते चबाओ, पालक के पत्ते, मूली के पत्ते, धनिया के पत्ते, किसी भी तरह के पत्ते, बिकॉज में फाइबर एलिमेंट इज द हाईएस्ट। पत्तों में फाइबर एलिमेंट इज द हाईएस्ट, राइट। तो वो एक तरीका है कि आपके कोलोन के बैक्टीरियाज को दोबारा से गुड बैक्टीरिया में कन्वर्ट करने के लिए। तो एक तरीका डीआईपी डाइट हो गया, दूसरा तरीका आंवले का जूस हो गया, तीसरा तरीके पत्ते हो गए। तो जो भी कन्वीनियंट लगे, जो भी आपके ऊपर इफेक्टिव हो, वो तरीका अपनाया जा सकता है। पुराने जमाने में इसबगोल की भूसी दी जाती थी, तो क्या वो लेना उचित है? देखिए उस पे क्या है कि जब उसको छोड़ देंगे तो फिर दोबारा कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो आप भूसी ना लेके नेचुरल सोर्स से अगर फाइबर लेते हैं तो वो अच्छा है। नेचुरल सोर्स से फाइबर कैसे ले पाएंगे? जब आप कच्ची सब्जियां और फ्रूट्स खाएंगे, दैट इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ फाइबर। डायबिटीज वालों को अक्सर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए हम तो सब डायबिटीज पेशेंट को बोलते हैं कि आप डीआईपी डाइट शुरू कर दो, एक तो आपका डायबिटीज भी ठीक हो जाएगा और अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह है तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो एक ही तीर से कई निशाने। और जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, उनको भी कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहता है, उन्हें क्या करना चाहिए? ऑल्दो देखिए अस्थमा है, डायबिटीज है, इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो है नहीं कॉन्स्टिपेशन से, लेकिन कॉन्स्टिपेशन इन जनरल हर तरह के पेशेंट में पाई जाती है। हमारे हॉस्पिटल में जितने सारे पेशेंट आते हैं, तो किसी भी कारण से, कोई कैंसर के लिए आ रहा है, कोई किडनी के लिए आ रहा है, कोई हार्ट के लिए आ रहा है, एक कॉमन फिनोमेना सब में कि सबको कॉन्स्टिपेशन भी है। और क्योंकि सब में एक बात और कॉमन है कि ये सारे वो पेशेंट हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में रॉ फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की मात्रा को शून्य कर दिया था। तो शून्य करेंगे तो रॉ वेजिटेबल फ्रूट्स, तो कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन जब होगा तो जो भी आप खा रहे हैं वो न्यूट्रिशन बॉडी में जाएगा नहीं ठीक से। पहली बात तो न्यूट्रिशियस फूड ले भी नहीं रहे, तो ऑर्गन्स जो है, चाहे वो किडनी फेल हो, हार्ट हो, वो ठीक से फंक्शन नहीं करेगी और इंसान कहीं ना कहीं बीमार पड़ जाएगा। तो अब आते हैं आपके जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, उनको भी डीआईपी डाइट लेना चाहिए। और अस्थमा से कैसे रिकवर करना है, अगर आपका ये सवाल भी है, तो अभी तो खैर ये सब्जेक्ट जो आज का ये कॉन्स्टिपेशन पे है। तो कॉन्स्टिपेशन किसी भी तरह के पेशेंट को हो सकता है, हेल्दी इंसान को भी हो सकता है। तो आंसर इज सेम, बी ऑन डीआईपी डाइट एंड इट शुड वर्क विद इन 3 to 4 days। और अगर तब भी नहीं काम करता है तो आंवले का जूस 3-4 दिन के लिए, ताज़ा जूस, जो बॉटल्ड जूस आता है, वो अगर ले भी लेंगे तो वो फर्क नहीं पड़ने वाला। कब्ज और कौन कौन सी बीमारियों को जन्म देता है? देखिए कब्ज तो पहली बात तो आपकी इम्यूनिटी को कम करेगा। अब आप खुद ही ये सोचिए कि इम्यूनिटी कम होने से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। धरती में हर तरह की बीमारियां हो सकती हैं। हम चारों तरफ से वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इन सब से घिरे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्यों नहीं मर जाते हैं? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी लगातार फाइट कर रही है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब भी हमारी इम्यूनिटी, चाहे वो स्किन के ऊपर जो गुड वायरस है, बैक्टीरिया है, चाहे हमारे हथेली में जो गुड बैक्टीरिया है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो गुड बैक्टीरियाज हैं, वो सारे अलॉन्ग विद इम्यूनिटी वो एक शील्ड बन के खड़े हैं और जो एक्सटर्नल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे फाइट कर रहे हैं। लेकिन जब इम्यूनिटी कम हो जाएगी, जो कॉन्स्टिपेशन से वन ऑफ द साइड इफेक्ट है, तो यू विल बी सफरिंग टू मच, राइट। हर कुछ दिन बाद बीमार पड़ेंगे तो ठीक नहीं होंगे, एक लंबा समय लगेगा ठीक होने में। तो कॉन्स्टिपेशन से अल्सर से कैंसर, ये भी हो सकता है, राइट। कॉन्स्टिपेशन से गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, जिसके सिम्टम इज वेरी वेरी सिमिलर टू हार्ट अटैक, ये भी हो सकता है। तो लगभग अब ठीक से अगर न्यूट्रिशन आपके बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो तो योर बॉडी विल बी डेफिशिएंट ऑफ न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से लगभग
हर तरह की बीमारी में इम्पैक्ट करता है, इफेक्ट पड़ता है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कॉन्स्टिपेशन से डायबिटीज़ का क्या कनेक्शन है। ये एक बैक्टीरिया है मुसिनोफिली नाम से, मुसिनोफिली एक्रेमांसिया, अजीब सा नाम है इस बैक्टीरिया का। वो कोलोन में रहता है और ये बैक्टीरिया इज गुड बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का काम है, जब खाना आप खाते हैं तो ये बैक्टीरिया सिग्नल भेजता है पेनक्रियाज में कि भाई इंसुलिन प्रोडक्शन करना चालू कर दो, खाना आ चुका है। तो ये काम इस वाले बैक्टीरिया का है। लेकिन इस वाले बैक्टीरिया का भोजन क्या है, वो फाइबर पे जिंदा रहता है। तो जब आप फाइबरस खाना नहीं खाएंगे तो वो जो बैक्टीरिया है, जो मैसेंजर है पेनक्रियास का कि भाई खाना आ गया है, आप इंसुलिन बनाना स्टार्ट करो, वो मैसेंजर मर जाएगा। मैसेंजर मर जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ द मैसेंजर। पेनक्रियास इंसुलिन नहीं बना रहा है, हालांकि वो बना सकता है, लेकिन मैसेंजर ने मैसेज भेजा नहीं और क्योंकि वो मर चुका है। तो अब जो फूड है जो आपके पेट में है वो सीधे ब्लड में जाएगा और ब्लड के शुगर को तो बढ़ाएगा, लेकिन उसको घटाने के लिए आपका पेनक्रियास इंसुलिन नहीं बनाएगा। तो यहाँ समझिए किस तरह से आपका कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से, या कॉन्स्टिपेशन की वजह से नहीं, कॉन्स्टिपेशन तब हुआ जब वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया को खाना नहीं मिला। अपना उसका खाना क्या है, मैं याद दिला दूं, दैट इज द फाइबर। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दीज थिंग्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, राइट। तो जो आपका सवाल था कॉन्स्टिपेशन से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, इस तरह से मैंने डायबिटीज का उदाहरण दिया, इम्यूनिटी का उदाहरण दिया, तो लगभग कैंसर का उदाहरण दिया, कॉन्स्टिपेशन से अल्सर, अल्सर से कैंसर, इस तरह से आप देखा जाए तो आप कॉन्स्टिपेशन को दुनिया की हर बीमारी से एक कनेक्शन आपको मिल जाएगा, बना सकते हैं। त्रिफला चूर्ण बहुत अच्छा माना जाता है कब्ज में। हाँ, वो लिया जा सकता है, टेम्पररी बेसिस पे तो लिया ही जा सकता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो भी चीज लाइव हो, जिंदा हो, राइट, जैसे आंवला है, जैसे ग्रीन पत्ते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। कोई भी चीज़ अगर वही वाले आंवले को आपने ड्राई कर दिया, ड्राई करके पाउडर में बना दिया और फिर वो बोतल में आप दे रहे हैं, तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी और वो ठीक भी नहीं बॉडी के लिए। तो कोई भी चीज़ लें, वो लाइव फॉर्म में लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। अक्सर कहते हैं कि रात में आप गर्म दूध में थोड़ा सा शहद डाल करके पिएं तो इससे भी आपका पेट साफ रहता है। नहीं, दूध एक बड़ी वजह है आपके कॉन्स्टिपेशन होने की, राइट। दूध को छोड़ देंगे तो ये जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है वो बड़ी तेजी से ठीक होगा, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक्सेट्रा, बड़ी तेजी से ठीक होता है। और कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि दूध के छोड़ने से ठीक होता है। वो दुनिया भर की इलाज करते रहते हैं और रोज दूध पीते रहते हैं और जिंदगी भर वो IBS के शिकार होते रहते हैं। मैं भी उनमें से एक था। आज से 20 साल पहले, तब मुझे एक दिन मेरे कहीं से ये एक मान लो एक वाणी आई कि मैंने डेयरी प्रोडक्ट बाई चांस छोड़ के देखा, और जैसे ही छोड़ा विद इन 15 डेज वो IBS का जो बचपन से चला रहा था वो खत्म हो गया, और तब से लेके अभी तक 20 साल हो गए, दोबारा IBS का कोई सिम्टम या कोई साइन है ही नहीं। तो आपके सवाल का जवाब कि दूध इज ए कंट्रीब्यूटर टू द डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रादर देन सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। डॉक्टर विश्वरूप, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।